हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। और स्टार्ट करते हैं। GS1 का पार्ट है ये। तो क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है, डिस्कस हाउ अ न्यू ब्रांड ऑफ लीडरशिप केम अप ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, व्हाट मेथड वर यूज्ड इन दिस फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। तो हमसे क्वेश्चन दो इसमें इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन डिमांड किए जा रहे हैं हमसे। सबसे पहले बताना है कि कैसे कैसे न्यू ब्रांड ऑफ लीडरशिप इमर्ज हुई इस समय पर, और दूसरा हमें ये बताना है कि क्या कौन कौन से मेथड उन लोगों ने इस्तेमाल किए थे फ्रीडम स्ट्रगल मतलब फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान पर। तो ये दो क्वेश्चन हमसे पूछे हैं। तो बेसिकली हमें पता है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज में क्या होता है कि हमें एक एक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन का। तो उसी प्रकार यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखा भी है, न्यू टाइप ऑफ लीडरशिप इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल अरोज ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। तो हमें बेसिकली करके एक क्रक्स देना है थोड़ा बहुत, कि हमें रिलेट करके देना है कि कैसे कैसे जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी उस समय पर न्यू ब्रांड ऑफ लीडरशिप कैसे इमर्ज करके आई। क्योंकि हमें पता था कि उस समय पर जैसे ही क्विट इंडिया लॉन्च स्टार्ट होने वाला था, तो बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। तो अब इंडिया को क्या चाहिए थी, न्यू फेज ऑफ न्यू ब्रांड्स ऑफ लीडरशिप चाहिए थी। तो हमें बस उसी को रिपीट करते हुए बताना है यहाँ पे कि द मूवमेंट विच असर्ड widespread participation and changed the leadership style was a crucial turning point in Indian struggle for independence from colonial rule। तो हुआ क्या था कि बड़े बड़े, वही मैंने आपको पहले बताया कि जो बड़े बड़े लीडर्स थे, तो वो क्या कर रहे थे, अरेस्ट हो गए थे। अब जो एक तो इंडियन स्ट्रगल की ये भी दिक्कत थी कि मुझे मूवमेंट चल रहा था, इसके लिए लीडरशिप की बहुत ज़्यादा कमी पड़ गई थी, क्योंकि जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और कई बार तो इस मूवमेंट को ये फेज़ भी चला था कि इसका कोई लीडर ही नहीं है। पर धीमे-धीमे क्या हुआ, जो लोकल हम लोग बात करें लोकल पीपल्स थे, उनमें से ही कुछ लीडर्स उभर के आए, जैसे कि उनके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, उनके कुछ नाम लिखे हैं और उन्होंने क्या-क्या किया उसके बारे में थोड़ा बहुत डाल देंगे तो फिर अपना आंसर अच्छा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है अरुणा आसिफ अली। तो यहाँ पे उनके बारे में थोड़ा बहुत आप डाल सकते हैं। तो शी वाज़ अ प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर एंड अ लीडिंग वुमेन फिगर इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो एक लीडिंग फिगर की वुमेन फिगर की तरह रिप्रेजेंट हुई थी कहाँ पे, क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल मतलब कि निभाया था, ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट इन रैलीज इन एंड शी होस्टेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। यानी कि इन्होंने होस्ट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का फ्लैग, जबकि बड़े बड़े लीडर्स जो क्या थे अरेस्ट हो गए थे। अब ये क्या कर रही थी, ये कुछ समझ मान चलिए कि एक हायरार्की होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे मान चलिए कुछ लोग, जब बड़े लोग अरेस्ट हो जाते हैं तो उनके बाद के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको रिक्रूट किया जाता है। जैसे कि आप लोग गवर्नमेंट, जैसे कि आप लोग उसमें भी देखते होंगे आप लोग कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट के बदले वाइस प्रेसिडेंट बना दिए जाते हैं, यानी कि वो नहीं होंगे तो ये हो जाएंगे। तो वैसे ही एक पार्टी के अंदर भी ऐसी ऐसी हमारी लीडरशिप उभर के आई, और हमें उनके उनके कुछ नाम दिख के आए यहाँ पे, तो उन्हीं के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है। और इन्होंने क्या किया था, इंडिया मूवमेंट इन मुंबई सिग्निफाइंग डिफेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट इन्होंने आवाज उठाई थी। जयप्रकाश नारायण के बारे में लिख सकते हैं, नॉन एज जेपी, ही वाज अ की फिगर इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड लेटर प्रोमिनेंट सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। तो स्टार्टिंग के फेज में हम लोग बात करें, ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के एक की फीचर थे, की फिगर थे हम लोग बात करें। और इन्होंने बहुत सारे बाद में भी क्या हुआ, ये प्रोमिनेंट सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन के आए। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इन्होंने एक्टिवली इन्वॉल्व किया, मतलब ये मिलते मतलब बहुत सारी अंडरग्राउंड एक्टिविटीज करते रहते थे, जिसकी वजह से इन्हें बाद में ब्रिटिश अथॉरिटी के द्वारा अरेस्ट भी कर लिया गया। और भी लीडरशिप और भी बहुत सारे लोग थे जिनके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नाम भी लिखे हैं, मैंने जेपी के बारे में बता दिया। और हम लोग लिख सकते हैं किनके बारे में, राम मनोहर लोहिया के बारे में लिख सकते हैं। ये भी एक सोशलिस्ट लीडर थे। लोहिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था क्विट इंडिया मूवमेंट में, और इन्होंने रेडिकल अप्रोच अपनाई थी इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए, और इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था अलग अलग प्रोटेस्ट में। हम लोग बात करेंगे उषा मेहता जी की। तो उषा मेहता ने भी फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था, और इन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो सिस्टम चलवाया था, जिसकी वजह से जो क्या करती थी, जो मतलब कि जो ब्रिटिश रूल था उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाती थी। तो मतलब कि अपने नेशनलिज्म की हवा को भरो और जो अंग्रेज हैं उन्हें भगाओ, ये सब प्रोटेस्ट करती थी। तो ये सब काफ़ी पॉपुलर पॉपुलर लीडर थे जिन्हें जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में हेल्प की। और हम
लोग बस हम लोगों ने कुछ लीडर्स के बारे में हम लोग डाल देंगे कि इन लोगों ने हेल्प की कि न्यू ब्रांड ऑफ लीडरशिप कैसे उभर के आई थी, और हम लोग अब डाल दिया कि कौन-कौन आया था उभर के, उसके बारे में डाल देंगे। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कौन-कौन सा मेथड इन लोगों ने इस्तेमाल किया था, उसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। हिस्टोरियन पॉइंट आउट 3 फेजेज़ ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। ये जो हिस्टोरियंस हैं, वो 3 पार्ट के बारे में, फेजेज़ के बारे में बताते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के। तो पहले फेज में क्या हुआ था, इट इंक्लूड पहले मैं पेन निकालूँ। तो फर्स्ट वेव के अंदर क्या हुआ था, इट इंक्लूड रिवोल्ट इन अर्बन एरियाज इंक्लूडिंग स्ट्राइक्स, बॉयकॉट एंड पिकनेटिंग वर्कर्स अक्रॉस द नेशनल सपोर्टेड नेशनल वाइड स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट बाय रिफ्यूजिंग टू वर्क इन फैक्ट्रीज बट इमीडिएटली ऑल आफ्टर ऑल द मेजर लीडर्स लाइक महात्मा गांधी। तो फेज़ 1 में क्या हुआ था कि जो मेन लीडर थे, महात्मा गांधी, नेहरू, ये सब अरेस्ट हो गए थे, और जो लोग थे भैया, प्रोटेस्ट तो कर ही रहे थे, सबको दिक्कत हो रही थी, सबको पता है अगर यही लास्ट चांस है, तो अगर कुछ नहीं किया तो फिर हम लोगों की ज़िंदगी हज़ारों मतलब कई सालों के लिए ऐसी तम बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया, स्ट्राइक पे बैठ गए, बॉयकॉट करने लगे, तो ये सारा सीन देखने मिल रहा था अर्बन एरियाज़ में। फेज़ 2 के दौरान यानी कि दूसरे चरण में क्या किया गया था, फोकस शिफ्टेड टू द कंट्री साइड व्हिच विटनेस्ड अ मेजर पीजेंट रेविलियंस। तो दूसरा हम क्या हुआ, अब सेंटर से हटे तो दूसरा में कहाँ पे आएँगे, गाँव में आएँगे। तो वहाँ पे भी हमें पीजेंट रेविलियन देखने को मिला। मार्क्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम हटाए गए, जैसे कि क्या, रेलवे ट्रैक्स, स्टेशन, टेलीग्राफ वायर्स एंड पोल्स, इन सबको हटाया गया, कहाँ पे, गाँव वाले एरिया में। और अटैक्स ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, जैसे कि ब्रिटिश जहाँ से अपना क्या करते थे, राज वगैरह करते, तो उनकी बिल्डिंग को हटाया जाने लगा। और बिहार वगैरह में तो मूवमेंट स्टार्ट हुए, तो और उन्होंने क्या किया कि पुलिस स्टेशन का कंट्रोल ही ले लिया। तो ये हमें कहाँ, ये पहला वाला हमें देखा था अर्बन में, ये कहाँ दिख रहा, रूरल एरियाज़ के अंदर यानी कि गाँव में। ये शहरों में दिख रहा है, ये गाँव में दिख रहा। तीसरे फेज़ के अंदर क्या हुआ कि इट वाज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वायलेंट एक्टिविटीज़ व्हिच इन्वॉल्व्ड sabotage of war effect by dislocating communication system and propaganda activists by underground radios. Activities once run by the USA Mehta Karnataka method was the used involve a band of ordinary peasant organizing subverge activities at night time. Guerrilla warfare was also organized under the Jai Prakash Narayan at the Indo-Nepal borders. तो बेसिकली अब तीसरा जो फेज था वो हर जगह देखने को मिल रहा था। लोग बिल्कुल उपद्रव हो गए थे, और लोग एक दूसरे को मतलब जो अंग्रेज थे उनको मारने के लिए उतारू हो गए थे, और बहुत से लीडर्स, जैसे कि हमने बताया भी, जयप्रकाश नारायण गुरिल्ला वॉरफेयर की तैयारी करवा रहे थे, कहाँ पे, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे। तो गुरिल्ला वॉरफेयर के बारे में तो आप सभी जानते हैं, छापामार लड़ाई। और बहुत सारी जैसे ऊषा मेहता हुई, तो ये सब क्या कर रही थी, अंडरग्राउंड लेवल पर रेडियो एक्टिविटीज़ चला रही हैं, जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये सारे हमें 3 चरण में फ़ेज़ दिखते हैं हमें। तो ये हमने फ़ेज़ के बारे में डिस्कशन कर लिया, और लास्ट में अब कंक्लूज़न डालना है, तो कंक्लूज़न कैसे डाल सकते हैं, हम लोग वो देख लेते हैं। In addition to this, violent takedown of British government offices and buildings included the police station lead to the parallel government in areas like तो बहुत से लोग क्या कर रहे थे, अपनी पैरेलल गवर्नमेंट बना रहे थे कि हम अपनी खुद की गवर्नमेंट बना लेंगे, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे थे। इन रिस्पॉन्स टू द ब्रिटिश क्रैकडाउन ऑन द मूवमेंट, देयर आर एफर्ट टू एस्टैब्लिश पैरेलल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स एंड अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़। तो वही मैंने बताया कि पैरेलल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बनने लगे थे, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ होने लगी थी। तो इस वजह से बहुत सारी सीक्रेट कमिटीज़ बनने लगीं, अल्टरनेटिव कोर्ट्स बनने लगे, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अंडरग्राउंड लिटरेचर टू सस्टेन द मूवमेंट ऑफ मोमेंटम moments of momentum. The delegation activism and sacrifices were instrument in the mobilization and inspiration masses, shaping movement and contributing significant to India's eventual इंडिपेंडेंस। तो भैया इसी वजह से लोगों ने इतना सैक्रिफाइस किया, इतने सारे लोग लगातार काम कर रहे थे, इतने लोगों की मौतें हो रही थी। इसने क्या किया, जो मास मास मतलब मासेस को क्या किया, इंस्पायर किया, जो मासेस को इंस्पायर किया। तो इसी वजह से जो इंडिया की इवेंचुअली इंडिपेंडेंस मिली, तो यही कुछ कारण बने थे जिसकी वजह से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। तो इस प्रकार हम अपना कुछ कंक्लूजन डाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये आंसर राइटिंग समझ में आई हो। अगर थोड़ा भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।